अपना नया बैच शुरू हुआ है क्लास 11th का। तो आपने होपफुली डिसाइड कर चुके हो कि आपको फिजिक्स लेनी है। तो बेसिक रीज़न टू टेक फिजिक्स यानी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आप अपने नेचर को या फिर नेचुरल फिनोमेनास को समझना चाहते हैं, यानी आप अपने पूरे आसपास होने वाले वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी के पास ये काबिलियत नहीं होती। ये कुछ क्यूरियस बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम यूनिवर्स को डिस्कवर करें, यानी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो चीज़ क्यों हो रही है। अब बाई चांस तुमने कॉमर्स लिया होता तो तुम्हें लगता सूरज उग रहा है तो उग रहा है वो, उसके पीछे का रीज़न जानते ही नहीं तुम कि सूरज क्यों उग रहा है। बाई चांस तुम कभी बारिश में घूमने जाते, तुम्हें रेनबो दिखाई देता, तुम उसके पीछे का रीज़न जानना चाहते, पर जान नहीं पाते, क्या फ़ायदा। वो तो तुम जान पाओगे फिजिक्स पढ़ के। तो फिजिक्स एक तरह की लैंग्वेज है जिसमें भगवान ने यूनिवर्स को लिखा है। तो फिजिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, नॉट साइंस, नॉट द एवरी पार्ट ऑफ द साइंस, इट इज द फिजिक्स दैट मेड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मैंने अभी डेफिनेशंस क्या बोली फिजिक्स की? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना, यानी नेचर के होने अंदर होने वाली जितनी भी चीज़ें और उनके जो नेचुरल फिनोमेनाज हैं उनको पढ़ने के लिए जो अपन चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या है? फिजिक्स है। अब आप बोलोगे बायो क्यों नहीं आती नेचुरल फिनोमेनाज में, बायो केमिस्ट्री वगैरह क्यों नहीं आती? क्योंकि बायो आ जाती है लिविंग थिंग्स के अंदर, वो भी नेचुरल चीज़ें हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो अलग ही सब्जेक्ट आ जाता है, सेल वगैरह, लिविंग थिंग्स, ये सब चीज़ें। मैं नेचर की बात कर रहा हूँ जो प्रकृति अपने आसपास है। प्रकृति का मतलब समझते हो? जो अपने नेचर आसपास है, जंगल हो गए, सूरज हो गया, आसमान हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई। इनकी जब मैं स्टडी करता हूँ कि इसमें होने वाला, जैसे कि नदियों में पानी बहता है, तो जब ये पानी सकड़े रास्तों से बहता है तो तेज बहता है, जब ये समुद्र में बहता है तो स्लोली बहता है। टाइड्स बनती है समुद्र के अंदर, देखा है ना, ऊंची ऊंची लहरें बनती है, सुनामी आती है। इन सब के पीछे का जो रीजन प्रोवाइड करती है वो फिजिक्स प्रोवाइड करती है। समझे? हम धरती पे खड़े हैं, उड़ क्यों नहीं जा रहे, इसका रीजन कौन दे रहा है? फिजिक्स दे रही है। ठीक है, जब भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो हमेशा नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, इसका रीजन कौन देता है? फिजिक्स देता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, सफ़र जारी करते हैं अपना। अब तुम्हारा दो चीज़ें या फिर चार चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम फिजिक्स लेते हो तुम्हारे पास आगे पास क्या क्या स्कोप है। देखो, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बिना फिजिक्स के डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, फिजिक्स में एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। सुना हुआ है ना? प्रेशर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, दाब, या कितनी भी चीज़ कितना फोर्स लगा रही है उस पर, प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। देखो अभी क्या होता है फिलहाल में, जितनी भी गैसेज अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जितनी भी गैसेज, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि तुम अपने सर पे गेहूं का कट्टा उठा लो तो वो तुम पे कोई प्रेशर डालेगा? ठीक है, उसी तरह अपने अर्थ पे जितनी भी गैसेज है ना, वो सारी की सारी अपने ऊपर क्या डाल रही हैं? प्रेशर डाल रही हैं, और उसे हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 atm से। अभी क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर का अपने बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का टेम्परेचर इक्वल होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी रेगुलर फंक्शन करती है। अगर मैं आपकी बॉडी को बिना स्पेस सूट के मून पे भेज दूँ तो सोचो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों होगी? उसका रीजन फिजिक्स देगी, क्योंकि वहां जाएंगे तो अपने जो गैसेज है वो नहीं होंगी, यानी कि कोई प्रेशर भी नहीं लगेगा। अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो ब्लास्ट। अभी आपने, चलो, गैसेस तो थोड़े हल्के पार्टिकल्स होते हैं। जब तुम पानी के अंदर जाते हो, कभी तुमने घड़ियां पहनी है किसी ने? अच्छी घड़ी, रोलेक्स कंपनी वगैरह की, उसके पीछे लिखा रहता है कि 5 ATM, 6 ATM, 7 ATM। जो वाटर प्रूफ घड़ियाँ आती है ना, उसके पीछे लिखा आता है 5 ATM, 6 ATM, 7 ATM। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो वहाँ गैस तो प्रेशर लगा ही रही ऊपर से, और साइड में कौन आ गया? वाटर भी प्रेशर लगाएगा। उस पर ये लिखा रहता है कि आप इतना नीचे जा सकते हो जितना प्रेशर ये झेलेगी। अभी 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, स्पेस एक्स नहीं, कौन सी कंपनी थी जिसकी सबमरीन थी जो कि टूरिस्ट को लेके जाती थी टाइटेनिक देखने के लिए। गैस याद है तुम्हें? जस्ट 1 साल पहले हुआ था। उसमें भी रीजन यही था, जब हम पानी के नीचे जाते हैं ना तो वो सबमरीन के अंदर प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं ताकि बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम रहे। तो जब वो सबमरीन नीचे पहुंची ना, तो उसका अंदर का प्रेशर वाली जो कंट्रोल करने वाली मशीन थी वो खराब हो गई। जैसे ही अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ, वो पिचक गई। ब्लास्ट नहीं हुई। दो केसेस होते हैं, एक तो ब्लास्ट होना और एक पिचकना। जब हम बम फोड़ते हैं, ग्रेनेड फोड़ते हैं, उसमें अंदर का प्रेशर बढ़ता है। देखो, ग्रेनेड बम कुछ नहीं होता, ये बॉटल दिख रही है, इसके अंदर मैं कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दूंगा जिससे रिएक्शन हो और बहुत सारी गैसेस बने, और इसको मैं स्टील पैक कर दूंगा। तो जब इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन बन के वो एक्सप्लोड करेंगी तो प्रेशर जनरेट करेंगी, और प्रेशर जनरेट की वजह से क्या होता है? ब्लास्ट होता है। दूसरा केस होता है, मतलब देखो, ब्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं? जब भी कोई चीज़ बम वगैरह फटता है हम बोलते हैं एक्सप्लोजन हुआ है।
और जब कोई चीज बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर प्रेशर कम, उसे बोलते हैं इम्प्लोजन। इम्प्लोजन यानी कि प्रेशर की वजह से दबना। इसका एक और अच्छा रीजन देता हूं मैं, क्या होता है, यहाँ पे आप एक बोतल लो, खाली बोतल प्लास्टिक की जो होती है, उस पर कैप बंद कर दो। अभी उसके अंदर क्या है, एयर, यानी कि उसके अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। उसको मैंने ढक्कन बंद किया और मून पे ले गया, अब क्या होगा बताओ, फटेगी या पिचकेगी? फटेगी, क्योंकि अंदर कौन सा प्रेशर है, एयर वाला। मून पे गए तो प्रेशर हट गया बाहर से। दिस इज द रीजन। चलो, तुम में से ट्रेन में कौन कौन बैठा है? बाकी तुम ट्रेन में नहीं बैठे? देखो, कई बार तुम जब स्टेशन पे बैठे होगे, अगर यहाँ पे से रेलवे लाइन जा रही है तो यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन बनी होती है, और सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेन के कभी पास नहीं खड़ा होना चाहिए। सुना है कभी कि कभी ट्रेन के पास मत खड़े हो, ट्रेन तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएगी? सुना है ना, बड़े लोग कहते हैं कि जब ट्रेन आती है स्पीड में, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन हो गई, तो स्टेशन पे येलो लाइन बनी होती है। अपने बेनाड वाले स्टेशन पे नहीं है, जैसे मेन जंक्शन वगैरह पे जाते हो तो येलो लाइन बनी होती है 1 मीटर पे। ऐसा माना जाता है कि जब ट्रेन स्पीड से चलती है, जैसे कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आई हुई है, जब ट्रेन स्पीड से चलती है ना, तो उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ट्रेन उसको अपने साथ लेके चलती है। क्या चलती है ट्रेन अपने? हाँ, जब तू अपना हाथ ऐसे लेके जाएगी ना, तो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ जाते हैं। इससे होता है कि जब ट्रेन हवा को अपने साथ लेके जा रही है, यानी वहां से हवा खत्म हो गई, अब पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे आगे से ट्रेन गई, मेरे आगे से हवा भी चली गई, लेकिन पीछे हवा है, यानी जैसे यहाँ से हवा गई यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, पीछे से प्रेशर उतना ही लग रहा है, तो मैं कहाँ की तरफ धकेला जाऊंगा, आगे की तरफ। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं प्रेशर की वजह से, वो इसी कारण से होते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं कि 1 मीटर पे खड़े रहो, क्योंकि ट्रेन ज्यादा हवा को नहीं लेती, जब स्पीड से जा रही है तो अपने आस के 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अगर आप पास खड़े हो तो वो आपको अपने पास खींच लेती है। इसीलिए ट्रेनों पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। बेसिक चीजें और देखते हैं। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, वहाँ ऑफकोर्स फिजिक्स चाहिए। आपको स्टार्स के बारे में पढ़ना है, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, सब चीज़ों के अंदर आपको फिजिक्स चाहिए। और हाँ, मैं बता रहा था कि जब आप डॉक्टर बन रहे हो, तो आपको डॉक्टर बनोगे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा लोगों को। इंजेक्शन आप तभी लगा सकते हो जब आपको पता हो कि अंदर के जो नर्व्स का प्रेशर है वो कितना है। कभी ग्लूकोज चढ़वाई किसी ने? चढ़वाते हो ग्लूकोज वगैरह, तो वो जो उसके अंदर एक ड्रिप सिस्टम आता है, तो वो मेजर करके नापते हैं कि कितना प्रेशर अपने ब्लड फ्लो कर रहा है, तभी उसके अंदर दवाई डालते हैं, और दवाई डालने के बाद वो अपने ब्लड के साथ फ्लो कर सके। देखते हो ना, ड्रिप को कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा कम। तो कई बार जैसे अपनी बीपी वगैरह डाउन होती है, तो उसको कम करके बाय ड्रिप अपना ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वो स्लो जाती है। अगर फास्ट कर रहा है तो उसको तेज कर देते हैं, तो तेज से स्लो हो जाती है। यानी ब्लड के फ्लो के हिसाब से उसका फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, तभी आप क्या, तो बोली, बोले ज्यादा कर देंगे तो मान ले ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमने कर दिया ज्यादा, तो वो एक जगह पे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो जो अपने को एनर्जी या जो दवाई वो अपने को पहुंचाना चाहते हैं, वो सही अमाउंट में पहुंचेगी नहीं। कई बार अपन देखते हैं ना कि ग्लूकोज चढ़वाने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो वो डॉक्टर गलत मेजर कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट मेजर करोगे, तो जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही होती जाएंगी। तो ये तो है आपके एक्साइटमेंट और स्कोप ऑफ फिजिक्स। एक बात मैं बताता हूँ, अगर तुम फिजिक्स ढंग से पढ़ोगे ना, कभी बोर नहीं होगे। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें तुम बोर हो जाओ। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में नई चीज़ सीखने को मिलती है। जो चीज़ तुम आज तक देखी है ना, तुमने फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक, अब तुम उस हर चीज़ का रीज़न जानोगे। बचपन में जब तुम चलना स्टार्ट करते हो, किसी को याद है अपना फर्स्ट स्टेप, जिसने पहला कदम चला था? तुम्हारे पेरेंट्स को ऑफकोर्स याद होगा, बच्चों का पहला कदम जब वो चलते हैं। अब क्लास 11 तुम्हें बताएगी कि चलने के लिए बहुत बड़ी फिजिक्स चाहिए होती है, जो कि तुम बचपन में ही सीख चुके हो, बस तुम्हें अप्लाई नहीं करना आता उसे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपना पहला कदम साइंस की वजह से चल पाते हैं, है नहीं कमाल की बात? और बच्चे वैसे ही खौफ बना के, यार फिजिक्स क्या है, वो है। ठीक है, तो चलो आज अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेसिक्स क्लियर होंगे? ये बेसिक ही चैप्टर है। चैप्टर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें सारी बेसिक चीज़ें ही आएंगी। जो चीज़ें अपन आगे चैप्टर्स में शुरू करेंगे, रियल में कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर्स में आएंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें। हेडिंग डाल लो यूनिट्स एंड मेजर, चैप्टर 1 में डालो, सीधा डालो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ, बेसिक्स डालो, सम बेसिक्स। बेसिक्स में पहला पॉइंट है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स।
इसमें लिखो पहला पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी, पहला पॉइंट लिखो फिजिकल क्वांटिटी। हर चीज को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास है 11-18 महीने है खूब। हाँ मतलब जब तुम आईआईटी का पेपर दोगे तब तक तो आई। तो सबसे पहला क्या है अपना फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से कुछ सुना सुना लग रहा है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल यानी जिसे हम देख सकें, छू सके, वो क्वांटिटी मतलब जिसे मेजर किया जा सके। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। बन गई डेफिनेशन, लिख लो बन गई। जो डेफिनेशन क्या है, अरे क्या हो गया, आ गई। अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, मैं कुछ सोचता हूँ उसे मेजर किया जा सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। वो तो एक फिलोसफिकल बात है। A quantity which is measurable is called physical quantity. अब इसमें भी दिक्कत आ जाती है, ये दो टाइप्स की होती हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पेलिंग नहीं आती तो बोर्ड पे देख सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी लोग अंग्रेज हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं मेरे पास। हर कोई तो ब्रिटिश से आया नहीं है ना, कुछ इंडियंस को भी पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो सोचो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जिसको मैं किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकता। एग्जांपल से समझे, जैसे कि देखो एरिया, एरिया एक क्वांटिटी है, कोई भी नापने के काम आती है, बट मुझे पता है कि एरिया निकालने का तो तरीका होता है। जैसे अगर मेरे को रेक्टेंगल दे दिया जाए तो मैं लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और मन के मिलके किससे बनती है? मीटर से मिलके बनती है। तो इसका मतलब जो मीटर हुई क्या, वो बेसिक हो गई क्वांटिटी। मीटर इज द बेसिक। मीटर से बेसिक कुछ हो सकता है? छोटा हो सकता है, बेसिक नहीं हो सकता। बेसिक मतलब मीटर से फंडामेंटल और कोई चीज नहीं हो सकती। जैसे 1 सेंटीमीटर होगा, 1 मिनट में लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ये तो छोटी हो गई यूनिट, लेकिन बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 10⁻⁻2 मीटर। यानी ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि हो गई अपने पास लेंथ। क्या हो गई? लेंथ। लेंथ से कोई फंडामेंटल होगी नापने की? नापने के लिए लंबाई का यूज करेंगे, और किसी चीज का कर सकते हैं? तू बोलेगी कल को तो मैं नापने के लिए वजन का यूज करूंगी, मैं इतना चल के गई, मैं 1 किलो चली हूँ, नहीं बोलेगी ना। यानी लेंथ, टाइम और वेट, ये चीज क्या है? बेसिक। अगर मैं यहाँ पे स्पीड डाल दूं तो क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ पे डिस्टेंस यानी कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। जब भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके कोई तीसरी क्वांटिटी बोलेगी, ये हमने डिराइव की है, इसे क्या बोला जाएगा? एक ऐसी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी क्या तू डिस्टेंस को डिराइव कर सकती है किसी चीज से? मैं बोलूँ कि डिस्टेंस का डेरिवेशन करके बताओ, नहीं कर सकते ना। ऐसी क्वांटिटीज जिनका डेरिवेशन नहीं किया जा सके वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन लिख लो। हाँ डेफिनेशन लिख लो। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज द बेस, यानी कि बेसिक है सबका, एंड कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो ऐसे लिखिए। ये जो बेसिक वाला चैप्टर है ना, 15 दिन का चैप्टर है। जितने फॉर्मूले इसमें याद करने पड़ेंगे उतने किसी में नहीं करने पड़ेंगे। और फॉर्मूले में याद नहीं करवाऊंगा, मैं हर एक फॉर्मूले को डिराइव करवाऊंगा, तुम कहीं भी खुद भी डिराइव कर सकते हो। नहीं याद करने डेरिवेशन। डेरिवेशन कितने बड़े बड़े पता है? दो दो लाइन के। पहले चैप्टर के डेरिवेशन दो लाइन्स के। A physical quantity which is the base and cannot be derived from any other quantity is called fundamental quantity. Examples लिख लो। Length, mass and time.
एग्जाम्पल लेंथ, मास एंड टाइम। डिफरेंस, मास की यूनिट है वेट, केजी, जो हम बोलते हैं ना केजी। मास एक तरह का वो आगे सीखेंगे, तो एक बार लिख लो मास एंड वेट। वेट लिखवा दिया तूने, एग्जांपल्स लिख दिए वो नहीं लिखे ना, तो मैं बता दूंगा अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। वेट एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, मास है, जबकि क्योंकि वेट जैसे ही मैं कहीं और जाऊंगा ना तो चेंज हो जाएगा। जबकि लेंथ, मास, टाइम, अगर मैं मून पे जाता हूँ तो भी ये सेम रहेंगी, अगर मैं जुपिटर पे जाता हूँ तो भी ये सेम रहेगी। उसे कांस्टेंट बोलते हैं ना फिर, वो नहीं बोल सकते। ये बेसिक्स भी अर्थ बेस पे बेस बोला जाता है। लिख लिए, अगले देखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसका नाम से पता चल रहा है, ऐसी कोई क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलके बनी होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कि स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई, ये सब। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बेस और द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी क्वांटिटीज चल रही हैं, ठीक है, अभी यूनिट्स नहीं आई हैं। जब हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए जो चीज चाहिए होती है क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे डिस्टेंस है, लेंथ है, इसको यूनिट करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आता है। मास के लिए केजी, ग्राम, ये टाइम के लिए सेकंड, मिनट, आवर, ये सिर्फ क्वांटिटीज है। हाँ, वो इसकी यूनिट्स होगी, वो भी सीखेंगे आगे। एग्जांपल्स लिख लो इसके, क्या हो जाएगी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एनर्जी, प्रेशर, प्रेशर। यानी लेंथ, मास, टाइम को छोड़ के जो भी है ना, सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज ही होती हैं। क्या, बेसिक्स में तो तीन ही है, लेंथ, मास और टाइम। और आएंगी, कैंडला आएगी, एंगल आएगा, थीटा होता है ना एंगल, वो भी बेसिक है, तो वो भी आएंगी, लेकिन बेसिक वही है। इनमें ज्यादा मत लिखना, दो चार लिख लेना एग्जांपल्स, बाकी तो पता ही है तुम्हें सब। ये मैंने ज्यादा ही टाइप कर दिए जो। ये सारी चीजें मैं अलग से लिखवाऊंगा, टेबल बनेगी जिसके अंदर 180 फॉर्मूलाज हैं, 180 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अगले लिखो क्या है, यूनिट। नहीं, मैं बताता हूँ पहले सर, यूनिट क्या चीज़ है। देखो, हम किसी भी चीज़ को मेजर करना है, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पता करनी है, तो क्या मैं ऐसे अंदाज़ा लगाता हूँ क्या ये 10 मीटर होगा, नहीं लगाते अंदाज़ा। क्या करते हैं, मेजरिंग टेप लेके आते हैं। यानी कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ को नापना है या मेजर करना है, तो मैं किसी और चीज़ की मदद लेता हूँ ना हमेशा। जैसे कि मेरे को 1 किलो केले तोलने हैं, उसके लिए मैं वेट मशीन का यूज़ लेता हूँ, उसमें कंपेयर करता हूँ कि क्या बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी कि जब भी मुझे कोई चीज़ मेजर करनी है, मैं हमेशा क्या करूँगा, कंपैरिजन। और कंपैरिजन किसके साथ करूँगा, कोई स्टैंडर्ड चीज़ होगी। जैसे अपने 1 किलो का जो बाट होता है, या जिसे वेट बोलते हैं 1 किलो का, वो एक स्टैंडर्ड है, चाहे उसको आप अमेरिका में तोलो चाहे यहाँ पे तोलो, 1 किलो का हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि अपना मीटर स्केल होता है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, अमेरिका में चल जाओगे तो क्या 1 मीटर 99 बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। यानी 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक क्वांटिटी। यानी किसी कोई बेसिक क्वांटिटी होती है जिसके साथ उसको मेजर किया जैसा है। यानी मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नापना है, तो मैं मीटर स्केल का यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको ऐसे उठा उठा के पटकता रहूँगा, पता चलेगा कि 10 स्केल वहाँ तक पहुँचे, यानी कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कहीं पे भी चले जाओ वो एक्सेप्ट किया जाएगा। रेफरेंस स्टैंडर्ड कोल्ड यूनिट, यानी कि जो रेफरेंस में यूज़ किया ना मैंने, जैसे मैंने मीटर स्केल यूज़ किया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट। एक और बात, कोई भी चीज़ मुझे मेजर करनी है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का मैंने यूज़ किया है या जिस यूनिट का, जैसे कि देखो मैंने इसको यूज़ करने के लिए मीटर स्केल यूज़ किया था, तो क्या बन जाएगा इसकी ऐसा यूनिट, मीटर, जो कि फंडामेंटली एक्सेप्टेड हो। अब जैसे कि मान लो तू बोलेगी मैं इसको छोटे वाले स्केल से भी नाप सकती हूँ, नाप सकती है, फिर तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर नहीं हो सकती, इसकी यूनिट सेंटीमीटर भी है, इसकी यूनिट किलोमीटर भी है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए जिस क्वांटिटी का आप यूज़ करोगे, तो वो सारी उसकी क्या होंगी, यूनिट्स। लेकिन पहली बात तो यूनिट बनने के लिए
कि उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब तू बोलेगी सर क्या सेंटीमीटर को बाहर नहीं मानते, सेंटीमीटर को बाहर भी नापते हैं, लेकिन ये जितने भी है ना इसके अंदर, जैसे कि मान लो ये सेंटीमीटर क्या गया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारी लेंथ की यूनिट्स हैं, सारी की सारी क्या है, यूनिट्स। लेकिन फिर आप बोलोगे सर जो ये मीटर आता है अलग से, ये क्या चीज़ है, फिर इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं, मीटर इज दी एसआई यूनिट। यानी कि जब भी आप फॉर्मूलेज या क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अगर आपको वहाँ क्वेश्चन में दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो आप उसको 1 सेंटीमीटर ना लिख के क्या लिखोगे, 10⁻⁻², स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि जो स्टैंडर्डाइज कर दी गई है पूरे वर्ल्ड में, कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन देख, मान ले ऐसा होता कि ये मेरी इंडिया है, ये मेरा यूएस है, दोनों मेरे ही हैं, खरीद लिए मैंने मान लिए, फिर यहाँ से मैं एक चला रहा हूँ एरोप्लेन यहाँ पे, और यहाँ से एक एरोप्लेन चला रहा हूँ यहाँ से, दोनों ने कैलकुलेशन कर ली अपनी अपनी, लेकिन ये तो यूनिट किसको मान के चल रहा था, सेंटीमीटर को, ये यूनिट मान के चल रहा था किसको, किलोमीटर को। इसने कुछ कैलकुलेशन की, इसका डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, कुछ इसने कैलकुलेशन की, इसका डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, दो डिस्टेंस के बीच में। यानी कि जब हम ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जो इंटरनेशनली काम आ रही है, तो उसमें हमें यूनिट्स भी सेम चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन सेम आएंगी। यहाँ ले मेरे पास लिखा था कि मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन जयपुर टू मुंबई, तो इंडिया वालों ने कैलकुलेट किया कि ये है 50,000। ठीक है, आगे नहीं बताया क्या है, इन्होंने अपने हिसाब से मान रखा है कि हमारा क्या था, किलोमीटर था, तो 50,000 किलोमीटर। जबकि यूएसए वालों ने बोला कि वो 50,000 किलोमीटर नहीं, 50,000 मीटर है। तो क्या दोनों के अलग अलग गलत आंसर है, बिल्कुल दोनों के आंसर बिल्कुल गलत हैं। ये तो इसको यूज कर रहा है लेंथ के लिए, और इसको ये यूज कर रहा है, तो चांसेस होते हैं ना कि क्रैश हो सके। ऐसा केस देखने को मिला था 10 साल पहले अपने इंडिया में। दुबई से कोई फ्लाइट आ रही थी, एक अपने दिल्ली के एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट उड़ी थी, वहाँ पे जो दुबई में उस टाइम पे जो कन्वर्जिंग टाइप वो चल रहा था कि हाइट जो हम नापते हैं वो फिट में नापते थे, किसमें, फिट में। अपने यहाँ उसको मीटर में ही नापा जाता था। तो जब दुबई से जो प्लेन आ रही थी ना, उसने बोला कि आई एम एट 3,000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बोला, आई एम 3,000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। इसने बोला कि ठीक है आप 3,000 पे, तो हम कितने पे हैं, 2,000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन जबकि बाद में पता किया गया ना कि 2,000 मीटर और 3,000 फीट ये इक्वल है। ये एक गांव पड़ता है हरियाणा में, चरखी दादी नाम करके। तो इसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि दोनों प्लेन हवा में क्रैश हो गई और लाशें गिर रही थी नीचे। नहीं कन्वर्टिंग था उस टाइम पे, इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड मेजर कर दिया कि जब भी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे कि एक तो इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एस्ट्रोनॉमिकल वाला जो भी चीज़ होगा, ज़्यादातर हम क्या मानेंगे, ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर। बाकी तुम अपने कंट्री में जो चलाना चाहो चला सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्री वालों ने सोचा कि अपने आसपास क्या है, स्टेट्स, उसमें भी क्या कर देना चाहिए स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं हो कि कोई वहाँ से मीटर में कपड़ा खरीद के लाए और यहाँ सेंटीमीटर में बेचे। तो फंडामेंटल बेसिक चीज़ समझ आई कि यूनिट में और ऐसा यूनिट में क्या फ़र्क होता है। यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा यूनिट सिर्फ एक होगी। ओके, डेफिनेशन लिख लो इसकी, राइट द डेफिनेशंस देन वी मूव ऑन। अरे कौन सा फाइनल पेपर चल रहा है, पेपर पहला पेपर है सर, आओ ना। नहीं, अभी 11th की क्लास चल रही है। जल्दी से जल्दी पार्टीशन हो, तुम्हें वहां पटकना है कोने में। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं टेबल पे चल रहा, टेबल पे चल जाओ तुम। देखो सुनो, समझने में जितना टाइम देना है ना दे सकते हो, पर लिखने वाला काम फास्ट किया करो, क्योंकि इसमें छापना ही है, इसमें कुछ समझना नहीं है। अच्छा, और वो तो नहीं बोला कि तुम्हें लगातार 10 साल से लिखता आ रहा हूँ। आर्बिट्रेटरी यानी कि चूज की जाती है जिससे स्पेसिफिकली, जैसे मान ले कि तुझे किसी स्पेसिफिक काम के लिए चूज किया गया है,
तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मत लिख, इसको लिखने में कोई जरूरी नहीं है, लिख लिया है तो कोई बात नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी फिर सोच के बताना एक बार, एक बार सोच के बताओ फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए क्या है यूनिट्स, उसके बाद आई अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को नापने के लिए जो यूज की जाएगी फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को नापने के लिए काम में ली जाएगी। कैसे हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी ना, जबकि एरिया है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, यानी वो किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल यूनिट से। और वो जो एरिया स्क्वायर था वो क्वांटिटी भी कैसी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी। बस वही सेम चीज इसमें आ जाएगी। द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल भी आ जाएंगे इसके साथ में। एग्जाम्पल्स, डिस्टेंस का मीटर, वेट का केजी, टाइम का सेकेंड। अरे तो 8वीं क्लास के बच्चे समझ जाएंगे, तुम 12वीं में हो गए, सॉरी 11वीं में हो गया पेपर हो गया। अभी तक तुम हर चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट करते आ रहे हो। कभी तुम दुकान पे गए कि 1 किलो चीनी लेने के लिए, कभी तुमने उससे लड़ाई नहीं की कि 1 किलो इतना ही क्यों होता है। तुमने कैसे मान लिया कि ये 1 किलो का ही वेट है। अब तुम्हारे पास मैं ऐसे थॉट्स दे दूंगा, ऐसे फैक्ट्स दे दूंगा जिनके बेसिस पे तुम दुकान वाले से लड़ सकते हो कि मैंने तो पढ़ा है कि 1 किलो में इतना होना चाहिए। अगला लिखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आशीष। डिराइव्ड मतलब जो अपने डिराइव्ड क्वांटिटीज करी थी उनकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी तक मैंने जो भी लिखवाया इनमें से याद करने की कुछ जरूरी नहीं है, बस समझ लो बहुत ही। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स को याद करने के पीछे पड़ गए ना, तुम्हारी भी जिंदगी खराब, फिजिक्स की भी जिंदगी खराब, सबकी जिंदगी खराब। कभी याद नहीं होती फिजिक्स, फिजिक्स की भी होगी ना। समझ आया मैंने क्या क्या बोला। इसको मैं जब नापूंगा तो किलोमीटर से नापूंगा या सेंटीमीटर से या मीटर से, लेंथ नाप रहे हैं सेंटीमीटर से। अगर मैं इसको स्पेस में फेंकूंगा तो किससे नापूंगा, मीटर से। क्योंकि अगर वहां से भी कोई फेंकेगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए नापने की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। समझ गए होगे तुम यार, ऐसी यूनिट्स जिनको बेसिक यूनिट्स के तौर पे लिखा जा सके उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके एग्जांपल देखेंगे तो वही लिख दिए, स्पीड की मीटर पर सेकंड, ये किसकी है बताएंगे जरा कोई। केजी पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, केजी का मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, मास, और नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सुना है, नहीं पता डेंसिटी के बारे में, ये कहाँ गया, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए। जब भी तुम, हम सीखेंगे कैसे यूनिट से क्वांटिटी बनाएं, कैसे क्वांटिटी से यूनिट बनाएं। पहली चीज जो है वो ये देखो, यहाँ पे जब भी तुम्हें देखिए केजी यानी क्या आना चाहिए, मास। यहाँ क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं, अपॉन में टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर मतलब होता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है, पर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। अबे ये देखना, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या होता है, अगर मैं स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा। नहीं पढ़ा क्लास 10th में, नहीं पढ़ा, हाँ या ना बोल दो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। जब मैं देखता हूँ कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसका मतलब स्पीड होता है। जब कोई भी गाड़ी जा रही है, मैं कैसे बताता हूँ,
कि ये 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर जा रही है। हम देखते हैं 10 किलोमीटर आवर का मतलब क्या है कि एक घंटे में कितना चल रही हो, ठीक है। हम उसको कैसे पता, कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि पुलिस होती है, पीछे से कैमरा लेके खड़ी रहती है, उसके आगे से कोई भी गाड़ी जाती है तो उसकी स्पीड पता लगा लेती है। उसका रीज़न क्या होता है पता है? वो कैमरा देखता है कि उसने डिस्टेंस कितना चला और टाइम नोट कर लेता है। इतने टाइम में उसने इतना डिस्टेंस चला तो वो क्या निकाल लेता है? स्पीड निकाल देता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? कई बार हम गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हैं, फटाफट 0.2 सेकंड में 100 की स्पीड छू जाती है। तो वो क्या होता है कि टाइम के साथ स्पीड भी बढ़ती है, यानी पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 हो गई, फिर 30। ये एक्सेलरेशन होता है। अगर डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना तो क्या है? स्पीड। देखिए, अगर 1 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, तो अगले 1 मिनट में कितना होगा? 20 ही। यानी ऐसे चलता गया तो 20 20 20 20 20 एक घंटे में कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? कितनी दूर पहुंचूंगा 1 घंटे में? यानी कि 1200 मीटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? डिस्टेंस। किसके साथ? टाइम के साथ। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं पहले 1 मिनट में तो कितना चलूं? 20 मीटर। अगले 1 मिनट में मैं क्या कितना चलूं? 40 मीटर। अगले 1 मिनट में 60 मीटर। इसमें पता चल रहा है कि तुम्हारी स्पीड भी चेंज हो रही है। पहले तुम्हारी स्पीड कम थी, फिर ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई। यानी इसमें स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है। अगर डिस्टेंस चेंज हुआ तो स्पीड, और स्पीड ही चेंज कर दी तो क्या हो गई? एक्सेलरेशन। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकंड। तो स्पीड का अपने पास क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मेरे पास क्या था? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का मैंने अभी निकाला, मीटर अपॉन टाइम का एक और आगे सेकंड, तो यानी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने पास यहाँ पे क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मेरे पास आया क्या? m इंटू एक्सेलरेशन, और m में कुछ सुना सुना लग रहा है, m इज इक्वल टू फोर्स। ये फॉर्मूला नहीं पड़ा? F इक्वल टू एम ए। ये इसमें मास बन गया, एक्सेलरेशन बन गई, यानी कि ये यूनिट किसकी है? फोर्स की, ठीक है। समझ गए? नोट कर लो ये चीज़। बाकी एक एक चीज़ें डिटेल में आपके फोर्स वगैरह सबकी क्वांटिटी कैसे डिराइव करनी है, ये तो बस एग्जांपल थे इसलिए बता दिया। नाम नहीं सुना कि कभी हम जाते हैं घने जंगलों में तो बोलते हैं इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट? सुना है ना, इट इज़ अ डेंस फॉरेस्ट। घना जंगल है ये, बहुत डेंसिटी उसी से बनती है। एक एक यूनिट, स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, सबके फॉर्मूला वगैरह सब लिखने हैं अपने को, चिंता मत करो। अगला है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले सुनो कहानी इससे पीछे की, ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें। ये जो अपन ने पिछले जितने 2 पेजेस पढ़े हैं ना, ये इन सब की डिस्कवरी हो रखी थी 600 साल पहले। 600 ईयर्स पहले इन सब की डिस्कवरी हो चुकी थी, फंडामेंटल बेसिक यूनिट इन सब की, ओनली 6, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, पहले तो लोगों ने सिर्फ मीटर डिस्कवर की थी, फिर धीरे धीरे सेंटीमीटर, किलोमीटर, वेट में पाउंड आ गई, आउंस आ गई, केजी आ गई, ग्राम आ गई, ऐसे करके बहुत सारी ऐसे जालता बन गया था। तो लोगों ने सोचा कि जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो एक फंडामेंटल वो होना चाहिए सिस्टम। किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। कि जैसे कि मैं अगर वेट को नापता हूँ, यहाँ पे लिख देना वेट, यहाँ पे लेंथ, और यहाँ पे टाइम। कि अगर मैं इसको नापता हूँ लेंथ को मीटर में, तो वेट को मुझे किस में नापना पड़ेगा? केजी में, ठीक है। और टाइम को किस में नापूंगा? सेकंड में। ये ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप, अगर मैं लेंथ को नापता हूँ सेंटीमीटर से, तो वेट को मुझे किस में नापना पड़ेगा? ग्राम में। और इसको भी अभी भी सेकंड में। अगर मैं लेंथ को नापता हूँ फीट में, तो इसको किस में नापना पड़ेगा? पाउंड में। और इसको अभी भी सेकंड में, क्योंकि टाइम की नहीं, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि टाइम खुद अभी तक रहस्य से बना हुआ है। इसलिए टाइम की जो ऐसा यूनिट है, किसी ने नहीं चाहा कि वो टाइम के साथ छेड़छाड़ करे, ठीक है। टाइम की जो सेकंड 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 है, क्या बोली, टाइम से छेड़छाड़ करना अच्छी बात भी नहीं। तो लेंथ को देखो, जब हमने किस में नापा, ये सब चीज़ें क्यों की गई वो सोचो पहले। ये चीज़ें इसलिए की गई कि जब भी मान लो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ
कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 1 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 1 kg, ये 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और यहाँ पे जाके किसी दीवार से टकरा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दीवार पे जाके कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी सिस्टम को उठा के अमेरिका में भेज दूँ तो क्या वो ज़्यादा फोर्स लगा देगा? नहीं लगाएगा ना, उतनी ही फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे तो सिस्टम यूज़ कर रहा होता है MKS सिस्टम, MKS का मतलब मास, सॉरी MKS का मतलब क्या था, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा होता CGS सिस्टम, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स को नाम दिया गया, अलग अलग सिस्टम को नाम दिया गया। अगर मैं यहाँ पे नाम लेता तो यहाँ पे मीटर की जगह कितना हो जाता 100 सेंटीमीटर, 1 kg की जगह कितना हो जाता 1000 ग्राम, यानी अलग अलग वैल्यूज आती है, यहाँ पे कुछ और आती है, यहाँ पे कुछ और आती है। यानी कि अलग अलग यूनिट्स को कैसे यूज़ करना है और किस सिस्टम में किसको यूज़ करना है, तो इन सबको ग्रुपिंग कर दी गई कि जब भी आप मीटर लोगे उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, kg लेना पड़ेगा, और सेकेंड्स के साथ में जब भी आपके कोई यूनिट सेंटीमीटर में, जैसे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे दिया कि यू हैव गिवन मास ऑफ 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो अलग सिस्टम में है, इसकी जो यूनिट है वो अलग सिस्टम में। या तो आप इसको ग्राम में चेंज कर लो या फिर इसको आप किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अभी देखो, आप जैसे केमिस्ट्री में आप सीखोगे क्वेश्चन कि कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेम्परेचर की यूनिट डिफाइन की होती है डिग्री सेल्सियस और एक होती है केल्विन, सुना हुआ दोनों में। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कभी भी डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन सॉल्व ना करके सॉल्व किस में करते हो, केल्विन में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको सारी यूनिट सेम सिस्टम की मिल जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपको एक यूनिट अलग ग्रुप की है यानी अलग सिस्टम की है और एक यूनिट दूसरी सिस्टम की, तो पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा।